की नैया पार। देखिए बेबाक बहस आज रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे? कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी? कैसे चमकेगा आपका कारोबार? कैसी होगी आपके सितारों की चाल? बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। साफ की सनक, बहुत सफाई दे रही, बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चांद से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे, खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, एन मौके पर आपने क्यों नहीं किया? आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे।
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी। दिल्ली सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर के जरिए भ्रष्टाचारियों की ली जाएगी जानकारी। इससे पहले स्कूल में डोनेशन के नाम पर घूस लेने वालों पर नकेल कसने के लिए जारी किया था हेल्पलाइन नंबर। आपके दफ्तर पर हमला, केजरीवाल बोले हिंसा से नहीं होगा समस्याओं का समाधान। मेरे और प्रशांत के कत्ल से अगर होता है समाधान तो जगह और समय बता दो, मार खाने आ जाऊंगा। हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह ने कहा दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीजेपी पर हमला करने की साजिश का आरोप, कहा इन हमलों से हम डरने वाले नहीं, हमारी मुहिम रहेगी जारी। कोयला घोटाले में 2 और कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज। सीबीआई ने कंपनियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। और अखिलेश के गांव सैफई में जश्न, माधुरी सलमान करेंगे सपा नेताओं का मनोरंजन। सैफई महोत्सव पर उठे सवाल तो मीडिया कवरेज पर लगाई रोक। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। राहुल का होगा मेकओवर। जी हां, राहुल गांधी की इमेज को बनाने और संवारने के लिए जापान की पीआर कंपनी को कांग्रेस ने 500 करोड़ का ठेका दिया है। यह कंपनी राहुल की इमेज को तो संवारेगी ही साथ कांग्रेस की गिरती साख को भी उभारेगी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने मंगलवार को जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, वो भी राहुल गांधी के घर पर। क्या था इस बैठक का मकसद, इस मकसद पर भी हम चर्चा करेंगे इसी बहस में। जी हां, 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जिस तरह से हारी है, उसे कांग्रेस तो गर्त में गई ही गई, साथ ही राहुल गांधी की साख पर भी सवाल उठे हैं। विपक्ष जमकर कांग्रेस और राहुल पर निशाना साध रहा है और इसी साख को बचाने के लिए अब जापान की पीआर कंपनी राहुल की ऐसी ब्रांडिंग करेगी ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों में राहुल की इमेज को चमकाया जाए, साथ ही साथ कांग्रेस की गिरती साख को भी। राहुल का होगा मेकओवर। जापानी कंपनी बदलेगी राहुल की इमेज। 500 करोड़ का होगा डैमेज कंट्रोल। राहुल को पीएम बनाने के लिए कांग्रेस का क्या है गेम प्लान। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस को 4 राज्यों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उससे कांग्रेस सख्ते में है। कांग्रेस ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसको इस तरह से चुनावों में मुंह की खानी पड़ेगी, खासकर दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली, उससे कांग्रेस के होश उड़े हुए हैं। और ये होश किसी और ने नहीं बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उड़ाए हैं। और इस हार ने कांग्रेस के युवराज की राजनीतिक सोच समझ पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं और राहुल की इमेज को डैमेज किया है। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद थी कि राहुल के सहारे इन चुनावों में वो जीत हासिल करेगी। यही वजह थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान खूब रैलियां भी की गईं। राहुल ने दौरे किए लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा कांग्रेस गर्त में चली गई। इस हार ने विपक्ष को कांग्रेस और राहुल पर हल्ला बोलने का मौका दे दिया। आम चुनाव नजदीक हैं और माना जा रहा है कि राहुल कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने अब अपने युवराज की इमेज को मजबूत और लोगों में विश्वास कायम रखने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। जी हां, लोकसभा चुनाव में वक्त बहुत कम है और चुनौतियां बेहद ज्यादा। राहुल की इमेज को मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस ने जापानी पीआर कंपनी का सहारा लिया है।
आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से निपटने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी और राहुल गांधी की इमेज को संवारने के लिए जापान की पीआर एजेंसी को करीब 500 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। अगले महीने से प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राहुल गांधी की दमदार मौजूदगी पर यह कंपनी काम करेगी। लोकसभा चुनावों से पहले जापान की एडवर्टाइजिंग और पीआर कंपनी डेंसू इंडिया कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा कैंपेन तैयार कर रही है। राहुल गांधी की इमेज को संवारने और नरेंद्र मोदी और केजरीवाल से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस ने जिस जापानी पीआर कंपनी का सहारा लिया है, क्या वो जनता में राहुल की इमेज को संवार पाएगी और राहुल को पीएम बना पाएगी? इसका जवाब आने वाले चुनावों के बाद ही मिल पाएगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1। तो क्या जापानी कंपनी राहुल गांधी की इमेज को संवार पाएगी या फिर यूं कहें कि कांग्रेस की गिरती साख भी उस मुद्दे से कहीं ना कहीं उभर पाएगी, जिस पर लगातार ये हमला हो रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है कांग्रेस, और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर भी है, तो कहीं ना कहीं राहुल को एक बार फिर से मेक ओवर करने की जरूरत पड़ गई है कांग्रेस को। शायद यही वजह है कि जापानी कंपनी को ठेका दिया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजेश पातो, जो पीआर एजेंसी के सीईओ। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ अनीता आर्या, जो बीजेपी की नेता है। मैम, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। और उनके साथ हम बात करेंगे मुजफ्फर हुसैन गाजली की। नेता आपके हैं, क्योंकि टक्कर इस समय आप दे रही है, राहुल को काफी परेशान है, क्योंकि आपने जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन किया है उससे कहीं ना कहीं चुनौती बहुत बड़ी। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार जी से भी हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या जापानी कंपनी बदलेगी राहुल की किस्मत। सर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ बात करेंगे हम कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर जी से भी कि क्या नया फंडा है ये। सर, आपका स्वागत है। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा सीधा। प्रदीप जी, सवाल यह है कि 500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है एक जापानी पीआर कंपनी को, जो राहुल गांधी की इमेज संवारेगी। क्या लगता है कि राहुल गांधी को जिस तरह से पेश किया जाना था वो हो नहीं पाया? देखिए, इस तरह की कोई भी मामला नहीं है कि राहुल गांधी जी की इमेज को इंप्रूव करने के लिए कोई 500 करोड़ का पैकेज लाया जा रहा है या किसी जापानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है जी। ये पार्टी का ओवरऑल जो कैंपेन प्रोग्राम है जी, जिसमें कि पूरा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा जाएगा, उसके मुतालिक उसके वास्ते ये कार्यक्रम हो सकता है कि इस तरह का कोई जापानी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। नहीं राहुल जी, सर, सवाल इसलिए नहीं है सर, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस तरह से 4 राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली में तो ऐसी इमेज आपकी गिरी कि आपने इस तरह से हमला किया कि आपको गद्दी से जाना पड़ा। यही वजह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी की क़यादत में यह चुनाव लड़ा जाएगा। उसी को विश्वास में लाने के लिए कि राहुल गांधी की इमेज किस तरह से बनाई जाए। देखिए, हमेशा हमारी पार्टी जब इलेक्शन से पहले का प्रोग्राम बनता है तो कैंपेन मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम किया जाता है। ये कोई राहुल जी अकेले के लिए नहीं किया जा रहा, ये कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के लिए कैंपेन का पैकेज जो भी बनाया जा रहा है, एस्टेब्लिश किया गया है। राहुल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है कि उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे मोदी के पीछे कॉर्पोरेट हाउस लगे हुए हैं, मीडिया भी ब्लाइंड समर्थन कर रही है। जी जी, तो मीडिया भी ब्लाइंड समर्थन कर रही है, ये किस तरह से आप कह सकते हैं? चलिए अनीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा है कि प्लांट करने की कोई बात नहीं हो रही है। राहुल जी ऑलरेडी एक लंबे परिवार की, जिसमें कि सेक्रीफाइसेस हुए हैं। मोतीलाल, यही तो बात है कि गांधी परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। अनीता जी, क्या वाकई 500 करोड़ से इमेज बदलेगी? और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि एक परिवार, गांधी परिवार से एक ताल्लुक रखते हैं और कई सेक्रीफाइस किए, यही इनकी एक चुनावों में यही इनके एक मुद्दे रहते हैं। राहुल गांधी की इमेज, ये मुद्दे नहीं रहते। 500 करोड़ क्या 5000 करोड़ भी खर्च कर दिए जाए तो भी नहीं सुधरने की। वो वाली कहावत है कि एक खराब माल को ब्रांडेड बना के कांग्रेस पार्टी पब्लिक के बीच में लाना चाहती है। क्या ये जापानी कंपनी राहुल गांधी की पार्टी का भ्रष्टाचार मिटा सकती है?
बेरोजगारी मिटा सकती है, जो देश के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है किस तरीके से सबको सामने उजागर हुआ है, क्या उसको ये पीआर उसको ठीक कर सकती है? देश की जनता विकास चाहती है, देश की जनता ये चाहेगी कि क्या जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका हिसाब दे राहुल गांधी। इस पीआर को ठीक करने से कहीं अनिता जी ब्रांडिंग के मामले में अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो वो उन पर भी जो दाग धुले हैं वो ब्रांडिंग के जरिए नहीं उतरेंगे। नरेंद्र मोदी जी तो विकास के नेता, उन्होंने गुजरात के अंदर विकास करके दिखाया है, और यहाँ तक कि वो पार्टी के अंदर निचले स्तर से लेकर उन्होंने दरी बिछाने से लेकर पोस्टर लगाने से लेकर संगठन में काम करने से लेकर आज वो इस स्तर पर पहुंचे हैं। एक प्रदेश के वो मुख्यमंत्री लेकिन अगर कुपोषण की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा कुपोषण है, उसकी तो वो बात करते नहीं, सड़कों की बात करते हैं। सड़कों पर जीवन जिया जाएगा क्या? नहीं, गुजरात की जनता बेहद खुश है, वहाँ सड़कों का भी विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लोग कुपोषण का शिकार है ही नहीं। बताइए, आप सामने लाके दिखाइए। ये एक झूठा प्रोपोगंडा है, एक झूठा प्रोपोगंडा है ये। गुजरात में जाके देखिए, कुपोषण की शिकार महिलाएं, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं, दंगा भड़का के सत्ता में आने वाले मोदी देश के हीरो बनना चाहते हैं। 2002 की बात करिए, जब ये सत्ता में आए थे और गोधरा कांड करा के सत्ता में बैठे थे, नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। मुजफ्फर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या वाकई जिस तरह से पहले तो नेताओं के काम देखे जाते थे, वो समाज एक सेवक हुआ करते थे, लेकिन आजकल पैसा इतना ज्यादा खर्च किया जाता है नेताओं के पीछे, उन्हें बकायदा एक फिल्मी स्टार की तरह पेश किया जाता है। जिस तरह से पैसा खर्च करने की बात आ रही है और राहुल गांधी की बात आ रही है या फिर नरेंद्र मोदी की बात करें, जिस तरह से उनका प्रचार चलता है, क्या वाकई इससे जनता में उनकी इमेज बनती है? देखिए, हमने हमेशा, अगर आपकी बात की जाए तो आपका तो इतना प्रचार भी नहीं हुआ। हमने आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश की है और हमारा ये मानना है कि जब तक आम आदमी से सीधे तौर पे नहीं जुड़ा जाएगा तब तक इस देश में कोई बदलाव नहीं आ सकता है और ना ही किसी का भला हो सकता है। हम जो पैसा मीडिया पर, प्रचार पर और दूसरी चीज़ों पर खर्च होता है उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं जी, यानी लोगों से जुड़ना मेन मकसद है। राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप पीआर एजेंसी के सीईओ हैं और अक्सर आपके पास लोग आते होंगे कि किस तरह से हमें अपनी इमेज बनानी है, किस तरह से हमारी ब्रांडिंग कीजिए। क्या वाकई चुनावों में इस तरह की जरूरत पड़ती है नेताओं को? जी बिल्कुल पड़ती है, बट जो अभी आज का मुद्दा है वो ये है कि क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद आपकी इमेज सुधरेगी कि नहीं, बनेगी कि नहीं बनेगी? वो एक बहुत बड़ा एक इशू जो हमारे सामने है। सी आप 1989 में चाहिए जी, राहुल के फादर राजीव गांधी ने बहुत पैसा स्पेंड किया था और एक कैंपेन चली थी। उस कैंपेन का नतीजा ये हुआ कि वो लोग हार गए जी। अभी जो क्वेश्चन है, हर पार्टी को पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, ये एक अननेसेसरी ईवल है जो हमारी सोसाइटी में आ चुकी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। मे बी बिकॉज हमारा मीडिया वैसा है, डिजिटल मीडिया हो गया है, प्रिंट मीडिया हो गया है, सो वो चीज़ें हमारे पास हैं। वी हैव टू टैकल दैट। अब इशू ये है कि क्या ये इनको हेल्प करेगी? जी शायद करे, बट जहाँ तक मुझे लगता है जो इनके ज़्यादा चैलेंजेस हैं वो इनके इंटरनल चैलेंजेस हैं। जी जी, इनको जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, कोई ईस्ट की तरफ जा रहा होता है, कोई वेस्ट की तरफ जा रहा होता है, तो आप जितना मर्जी पैसा डालिए, दैट्स अ टोटल वेस्ट। उसका आप कुछ नहीं कर सकते। पैसों से इमेज नहीं बन सकती, चाहे जितनी मर्जी ब्रांडिंग कीजिए। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन वही हमारे साथ हर्षरंजन जी जुड़ चुके हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है। सर, स्वागत आपका। आलोक जी, आपने भी पत्रकारिता की है, आप भी देखते होंगे कि नेताओं को किस तरह से पेश किया जाता है। क्या वाकई इन पैसों से जनता के पास नजदीक आया जा सकता है? इन ब्रांडिंग के जरिए काम पीछे रह गया? दो चीजें, क्यों जरूरत पड़ी ऐसी, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। जी जी, जिस ढंग से हाल के इस विधानसभा चुनाव में या हाल के दिनों में जो नरेंद्र मोदी ने कैंपेन ट्रेल चलाया, हर जगह पे किया, और मीडिया में जो फैसिलेशन हुआ जी, वहां सीधे लीज लाइन है, आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई मीडिया हाउस ले सकता है उसे। तो इन सब चीजों में पावर में रहने के बावजूद भी कांग्रेस पिछड़ती हुई लगी जी। तो उन्हें लगा कि ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिसमें वेब्स है, बाकी जगहों पे है, कि कांग्रेस खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है, और इसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी अपने लिए लाती तो ज्यादा अच्छा होता मेरी समझ से। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी के प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो हो सकता है ये खतरनाक भी हो। अब तक जो है कुछ लोग जो कांग्रेस के प्रति थोड़ी सी नरमी रखते हैं और हिमायती रखते हैं, तो ये समझ के रखते हैं कि एक गैप है जी, पार्टी में चल नहीं रही है, और ये सारी स्थिति है, उसकी वजह से एक महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी की खिलाफत है। लेकिन जैसे ही आप एग्रेसिवली आओगे, आप
मीडिया में और कैंपेन काउंटर करना, हर पे काउंटर करने लगोगे तो ये बात साफ समझ में आएगी कि आप मनमोहन सिंह के पूरे भ्रष्टाचार को आप बचा रहे हो। जी, ये एक नाराजगी जो थी भ्रष्टाचार को लेकर के, अभी आप बड़े आसानी से सरक सकते हैं। जैसे पिछले दिनों बात हुई कि 2019 के लिए लड़ो, एक 2014 में किसी को आने दो, तीसरी पार्टी तीसरे मोर्चा को आने दो, फिर बीच में अगर चुनाव हो तो उसके लिए लड़ो। लेकिन अगर आप चाहोगे अचानक जम करके 2014 के लिए एक नए शख्स के तौर पे उभर के आओ और जो भी पाप है वो आपके सिर ना आए, तो फिर और मुश्किल, और फिर ब्रांडिंग के जरिए उसे साफ किया जाए और इमेज बनाई। आने वाले दिनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। जो 2019 में आप आना चाहते हो वो तमाम इस सरकार का पूरा भ्रष्टाचार आपके सिर आ जाए। हर्षरंजन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वजह है कि नेताओं को इतना खर्च करना पड़ता है अपनी इमेज बनाने के लिए? देखिए, आज के डेट में आपको यह समझना होगा कि ये दौर, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, दरअसल ये डिजिटल एज है। हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिन वोटर्स की बात कर रहे हैं, जी। उनमें से ज्यादातर वोटर्स जो हैं अब 1985 के बाद के पैदा हुए लोग हैं, जिन्होंने डिजिटल एज में एक तरीके से जन्म लिया है। उनके लिए इंटरनेट, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और फैबलेट्स इस्तेमाल करना बहुत आम बात है, जो कि पहले के वोटरों में नहीं था। तो जिसकी बात दरअसल हम कर रहे हैं कि ये 500 करोड़ रुपए देकर राहुल गांधी का मेकओवर किया जाएगा, तो दरअसल ये मेकओवर 500 करोड़ रुपए की बात नहीं है। दरअसल हर पार्टियां, हर प्रोडक्ट, हर लोग कहीं ना कहीं से अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके आपको एक बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपने काम किया है और क्या काम नहीं किया है। और मैं ये बता दूं कि ये डबल सोर्ड एज की तरह है। ऐसा नहीं है कि 500 करोड़ रुपए वो जापान के किसी कंपनी डांसू को दे दिया और उससे उनका इमेज मेकओवर हो जाएगा। दरअसल वो वही होगा जो काम वो कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए कि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नहीं तो नेगेटिव होगा। सर, क्या कहा जाए कि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कॉर्पोरेट हाउसेस की तरह अपने आप को स्थापित कर रही है इतना पैसा खर्च करके, या फिर यूं कहा जाए कि जिस तरह से फिल्मों के प्रमोशंस देखे जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स वहां पर आते हैं और इस तरह का खर्च करते हैं? देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब ये चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रही हैं। जब से आपने देखा है कि गूगल का उदय हुआ है, किसी भी चीज के लिए आम जनता हो, आप हो, मैं हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई बिजनेसमैन हो, कॉर्पोरेट हाउस हो, यहां तक कि साग सब्जी बेचने वाले भी हो, अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए आप कहां जाते हैं? सबसे पहले आप गूगल पे जाते हैं। यानी कि आप डिजिटल एज की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था आजकल के ड्राइवर्स भी डाउनलोड करते हैं गानों को और सुनते हैं, फिल्मों को डाउनलोड करते हैं, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए? दरअसल ये ऐसा नहीं है कि ये कॉर्पोरेट इमेज की बात है, ये किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आप हो, या बीजेपी हो, या इवन लेफ्ट पार्टीज हो जो अब तक इसको नहीं मानती थी, वो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं। हमें आपको पता अब चल रहा है क्योंकि ये चलिए, यानी कि कहा जाए कि नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 4 राज्यों में आपकी हार हुई, बड़े जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल्ली में तो आपको 8 सीटें मिली और आप ऐसी पार्टी है जिसने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। आपको नहीं लगता कि अब आपको कहीं ना कहीं जनता के पास जाना चाहिए, डायरेक्ट एक कांटेक्ट करना चाहिए कि क्या है आपकी समस्याएं, किस तरह से आप किया जाए? जिस तरह से आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, इससे बेहतर होता है कि आप इतना पैसा जनता के ऊपर खर्च करते, उनकी भलाई के लिए खर्च करते, तो वो ज्यादा बेहतर रहता। आपने तो इसी तरह की नीति अपनाई और देखिए उनका क्या हाल है। देखिए, कंफ्यूजन है, कोई ब्रांडिंग नहीं करने जा रहे। एक मतलब आपका ये कहना है कि किसी तरह का कोई खर्चा नहीं हो रहा? और खर्चा होता है इलेक्शन लड़ने में, पर राहुल जी के ब्रांडिंग पे खर्चा नहीं होने जा रहा। नहीं, राहुल के लिए इसलिए किया जा रहा है ना, यूपी में वो कैंपेन करते हैं, हार जाते हैं, बिहार में जाते हैं, हार जाते हैं, राजस्थान में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब तो मनमोहन सिंह साहब ने भी ये कह दिया कि मैं तीसरी मर्तबा पीएम नहीं बनना चाहता, और राहुल गांधी में ये काबिलियत है। क्या ये काबिलियत अब ब्रांडिंग के जरिए आप दर्शाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ब्रांडिंग के जरिए नहीं है। राहुल जी एक एस्टेब्लिश नेता है और उनको किसी बात को किसी को जताने की जरूरत नहीं है। वो झोपड़पट्टी में रहे हैं, गए हैं, पद यात्राएं करी है, रहने की तो बात रहने दीजिए। तमाम एक कॉमन आदमी, आम आदमी के बीच में वो जो आम आदमी की बात अब चल रही है, वो आम आदमी को राहुल गांधी जी बहुत पहले से जानते हैं। जो 4 राज्यों की हार का ठीकरा आप उनके सिर पे नहीं फोड़ सकते।
राजस्थान का मामला हमेशा एंटी इनकम्बेंसी रहती है। एक बार कांग्रेस आती है, आप ये कह रहे हैं तो फिर किसके जहां तक सुनिए, किसके छोड़ा जाए ये ठीकरा हार का? आप ही के नेता कहते हैं पार्टी के नहीं, वो गलत कहते हैं। राहुल जी के सिर पे ठीकरा आप नहीं बोल सकते। ये राज्यों अगर जीत हासिल होती सत्ता रही है। सर, एक सवाल यह है कि अगर आपकी इन राज्यों में जीत होती तो आप किसको श्रेय देते? भाई साहब, ये जीत और हार, अभी पिछली बार हमने बीजेपी से 3 राज्य छीने थे। उत्तराखंड नहीं, बात हिमाचल छीना था, इन 4 राज्यों के, सर, इन 4 राज्यों का किसे श्रेय देंगे? किसे श्रेय देंगे? बात यह है कि इस टाइम पोजीशन ये है, हार जीत का फैसला लगा रहता है। ये भी एक फाल्स प्रोपेगेंडा है कि हार गए ठीकरा राहुल गांधी जी के सिर पे फोड़ दीजिए। नहीं, ये तो किसी की हिम्मत नहीं होती है। आपके पूछा जाए जी, जब नेतृत्व परिवर्तन का दौर है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगला प्रधानमंत्री वही सवाल चल रहा है। तब आप नए नेतृत्व को उभारने के लिए कुछ करने जा रहे हैं या फिर हार का गान और उनके सिर? देखिए, बात ये आप ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए राहुल जी के ऊपर खर्च करेंगे, राहुल जी की ब्रांडिंग के लिए खर्च करेंगे। राहुल जी तो ऑलरेडी ब्रांडेड है, उनके ऊपर खर्च करने की जरूरत क्या है? हार वाले है तो 4 राज्यों की हार क्यों हुई? पार्टी के लिए ये उनके ऊपर ब्रांडिंग हो गई या ब्रांडिंग है? अरे सारे देश में, अरे सारे देश में हम तमाम जी, अनिता जी कुछ कहना चाहती हैं? अनिता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी अनिता जी, क्या कहेंगे आप? अनिता जी, बीजेपी वालों को तो दिमाग अभी से, अरे प्रदीप जी सुन लीजिए, अनिता जी कुछ कह रही है। मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में जो जवाब जनता ने दिया है, वो राहुल गांधी को जवाब दिया है कि आप इस लायक नहीं है, पीएम नहीं बन सकते। क्योंकि जनता से जुड़े हुए व्यक्ति को ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। अगर आपने पीआरई करनी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी करनी थी। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री रहे, उनको भी आप चमका देते। जापानी आज देश का भ्रष्टाचार में ना डूबा होता, देश की हालत ना होती। कोई भ्रष्टाचार नहीं। आप अपने गुजरात में देखिए, जहाँ सत्ता में रहे वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के में प्रदीप जी आप लोगों ने विशेष कैंपेन बना रखा है। आप दंगे करा के सत्ता में आते हैं, आप फिर आदेशवादों की बात करते हैं। आप सारे मामले, प्रदीप जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आम आदमी की आप तक बात कभी पहुंची? आपने कभी आम आदमी को सोचा? आम आदमी के बारे में कभी सोचा? अरे सर आपने दरवाजे बंद कर रखे आपने। अरे सर ऐसा मत बोलिए, समर्थन ले रहे हैं आप। छीन लेंगे रात को ही। देखिए, हमने तो आम आदमी की खातिर ही समर्थन भी दिया है और आम आदमी की बात भी कर रहे हैं और आम आदमी के पास तक पहुंचना भी चाहते हैं। वही हमारा मोटो है। प्रदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। प्रदीप जी से कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जी मैं आपके पास आता हूँ। 15 साल से दिल्ली में सत्ता थी। प्रदीप जी हर्षरंजन, उसके बारे में विकास के कामों पे बराबर कांग्रेस जीतती रही। राहुल गांधी की पॉलिश करके मार्केट में आप लेकर आते रहोगे। अच्छा प्रदीप जी, हर्षरंजन साहब, प्रदीप जी मोदी जी की डुगडुगी बजाते रहिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। प्रदीप जी, हर्षरंजन साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रदीप जी लगातार अब कह रहे हैं कि राहुल जी ब्रांडेड हैं। इस बात में कहीं दो मत नहीं है कि राहुल गांधी ब्रांडेड हैं, लेकिन अब ये अलग बात है कि जनता की नजर में वो कितने ब्रांडेड, उनकी निगेटिविटी में है, पॉजिटिविटी में है या न्यूट्रलाइजेशन में है, ये एक अलग इशू है। मैं भी प्रदीप जी से बिल्कुल सहमत हूं इस बात कि वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं और लगातार आम आदमी के संपर्क में रहते हैं। मैं प्रदीप जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले आप ये बताएं कि कांग्रेस के कितने नेता, जो आम कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दे, आम नेता जितने हैं वो उनसे कितने जुड़े हुए हैं, और एक कांग्रेस का नेता अगर चाहे राहुल जी से मिलना तो उसके कितनी मशक्कत करनी पड़ती है और क्या उसे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। आप कब मिले हो पिछली बार मुझे नहीं पता है, लेकिन आम कांग्रेसी नेताओं का ये बता दीजिए प्रदीप जी कब मिले थे कि वो कभी मिल नहीं पाते। तो ऐसे हम तो मिलते रहते हैं। आखिरी बार वो पूछे ना, पार्टी के नेताओं से नहीं जुड़े हुए हैं। हम हर महीने राहुल जी से मिलते हैं। जी अच्छी बात है, हर महीने राहुल सिंह जी तो मिलते हैं, लेकिन चक्कर यह है कि प्रदीप जी जनता बहुत मिलना चाहती है, मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता। मैं आपके पास आना चाहूंगा अनिता जी, क्या वाकई राहुल गांधी को इतनी जरूरत पड़ गई है? क्योंकि आप भी लगातार हमले करते आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो वो जनता के मुद्दों पर कम हमला करते हैं और ये गांधी परिवार पर ज्यादा करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी?
क्योंकि चले गए वो दौर जब पर्सनल अटैक्स हुआ करते थे। आपने तो साफ दिखा दिया कि आपने किस तरह से सत्ता में आए और किस तरह से जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए और सत्ता में आए। देखो, श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी जनता से संपर्क साध रही है। साथ ही अभी हम एक कैंपेन भी शुरू करने जा रहे हैं, घर घर जाने का अभियान, और जनता के बीच में कैसे जुड़े हम। और साथ ही एक जो 4 स्टेट में हमारी जो जीत हुई है उसका हमने जो 3 स्टेट हम जीते हैं उसमें विकास हुआ है, विकास करके दिखाएंगे। और साथ ही गुजरात के अंदर जो विकास हुआ है वो जनता जानती है और एक मॉडल प्रस्तुत किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी के आधार पर देश की जनता कि उनकी जो चाहत है बड़ी है, सभी लोग चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल जी को चमका के लाके क्या अगर सभी जनता जानती तो दिल्ली में आपका ये हाल ना होता। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत कैंपेन की है, तो पार्टी नहीं बना सके आप। चलिए इस पर रहेगी। इन्होंने भी तो भ्रष्ट कांग्रेसियों का समर्थन लेकर सरकार बनाई है। नेताओं की आंखों पे चला है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर दिल्ली से ज्यादा विकास का बहुत बात होती है। अहमदाबाद के अंदर 25 से ज्यादा कॉलोनी ऐसी हैं जहां सड़क ही नहीं है जी, जिनमें मैं नाम लेकर के सबके बता सकता हूँ। अब तो आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार में डूबी है, क्योंकि कांग्रेसियों का साथ जो दिया है, सबसे भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी, उसका साथ दिया है आम आदमी पार्टी ने। जनता को क्या जवाब दोगे? हमने जनता से पूछ वही दोबारा नहीं आई। फिलहाल यहाँ पर वक्त को चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मंगलवार को जिस तरह से प्रियंका गांधी ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की, और उस बैठक का हालांकि पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी को किस तरह से पीएम के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए, यह एक मकसद हो सकता है। क्या अब राहुल बहन के सहारे नैया पार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वही मंगलवार को प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की, क्या इस बैठक का मकसद प्रियंका गांधी के सीधे तौर पर राजनीति में आने का, या फिर भाई राहुल गांधी की इमेज को मजबूत करना? राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर जबरदस्त चर्चा है। प्रियंका ने ली कांग्रेसी नेताओं की क्लास। क्या है इस बैठक का मकसद? राजनीति में आने की शुरुआत, या फिर भाई राहुल का मेकओवर है मकसद? प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठक क्या की? राजनीतिक गलियारों में इस बैठक की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इस बैठक का मकसद क्या है। क्या प्रियंका गांधी राजनीति में सीधे तौर पर उतरना चाहती हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस के किसी बड़े पद पर नहीं हैं। फिर कांग्रेस के आला नेता क्यों इस बैठक में शामिल हुए, और वो भी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में उनके निवास पर। इस बैठक में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी, मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन और पार्टी के विचारक मोहन गोपाल उपस्थित थे। हालांकि इन नेताओं ने इस बैठक में खुलकर कुछ नहीं कहा। देखिए, प्रियंका गांधी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार की सदस्य हैं। भले ही वे सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेती न दिखाई देती हों, लेकिन वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य एक लंबे अरसे से हैं। अगर उन्होंने किन्हीं विषयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की हो
तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें नई बात क्या है? अक्सर देखा गया है कि प्रियंका गांधी तभी राजनीति में सक्रिय होती हैं जब चुनाव होते हैं, और वो चुनावों के दौरान रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार का काम संभालती है, साथ ही चुनाव प्रचार भी करती रही है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बैठक की, उससे ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि अब वो पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सीधे राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती हैं, या भाई राहुल की मदद या फिर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की काट के लिए। दरअसल विधानसभा में मिली करारी हार कांग्रेस के नेताओं पर लगते भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल की काफी किरकिरी हुई है। कहां तो उन्हें कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माना जा रहा है और कहां उन्हें इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। ऊपर से बीजेपी के नरेंद्र मोदी का राहुल को शहजादा कहना और कांग्रेस पर नीतियों को लेकर हमला, इन सब से कांग्रेस सहमी हुई है कि कैसे नरेंद्र मोदी से पार पाया जाए। और ऊपर से आपने अलग से नई चुनौती दे दी है कांग्रेस के राहुल को। तो क्या भाई की गिरती साख को बचाने की खातिर इस बैठक में प्रियंका ने कांग्रेस इन वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है? तो वहीं विपक्ष ने मसले पर कुछ भी कहने से ये इनकार कर दिया है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। प्रियंका गांधी की इस बैठक पर भले ही कांग्रेस के नेता कुछ न कहें, लेकिन सियासत के जानकार मानते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस की बड़ी रणनीति है जो उन्हें आम चुनावों में जीत दिला सके और भाई राहुल को पीएम बना सके। दिल्ली से ललित खजूरिया की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो क्या अब बहन प्रियंका का सहारा लिया जाएगा? क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, उसका आखिर मकसद क्या है? प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोई बहुत बड़ा पद तो है नहीं प्रियंका जी के पास, फिर किस तरह से यह बैठक हो गई और बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो गए? क्या कहा जाए, गांधी जो एक लगा हुआ है उसका यह असर है? देखिए, प्रियंका जी कांग्रेस की एक साधारण सदस्य हैं और वो एक बहुत पॉपुलर नाम है। पूर्व में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आम कांग्रेस मांग करता रहा है। काम नहीं, अरे वो इस लीगेसी ऑफ द फैमिली, काम क्या होता है, लीगेसी ऑफ द फैमिली होती है जिनको लोग पहचानते हैं। अगर कोई और भी सदस्य होता, वो भी अगर बुला लेता जिसके साथ गांधी लगा होता, तो आप चले जाते सब नेता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए ना, तो कह रहे हैं यदि प्रियंका गांधी कहीं खड़ी हो तो भीड़ कैसे इकट्ठी होती है? यदि प्रियंका गांधी होती है, आप बहुत जनता में आ गए सर, आप बहुत इकट्ठे हो गए इस बैठक में, भीड़ को छोड़िए। ऐसा नहीं है, उनका सम्मान सब करते हैं और प्रियंका जी को सब जानते हैं। वो रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूएंसी और अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों देखती हैं। सर मकसद क्या था? उनका नाम कोई परिचय का मुताज नहीं है। सर मकसद क्या था? कोई मकसद नहीं था। वो तो कोई ऑफिशियली नहीं गई थी, अनऑफिशियली गई थी। वहां लोग बैठे हुए थे तो वहां उन्होंने चर्चा कर ली। तो इसमें उन्होंने क्या गुस्ताखी कर दी? जी अनिता जी, क्या गुस्ताखी कर दी? क्या लगता है कि एक पार्टी में इतना बड़ा ओहदा भी नहीं है और फिर नेताओं के साथ बैठक चली? क्या कोई आम कांग्रेसी नेता होता तो उसके कहने पर कोई ऑफिशियल बैठक नहीं करी उन्होंने। ये प्रेस मीडिया का मामला ना पद है। सर आप बोलते नहीं खुलकर, तो प्रेस का किस तरह से इल्जाम लगा देते हैं? हमें ये कोई भी पद उनके पास नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को लेके सभी कांग्रेस के आला अधिकारी, सारे पदाधिकारी और प्रियंका गांधी जी के बुलाने पर वहाँ पहुंच गए। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री साहब नहीं पहुंचे मैम, कोई नहीं पहुंचा। प्रियंका जी ने किसी को नहीं बुलाया। पूरे पदाधिकारी प्रियंका जी ऑफिस में गई थी, अपने भाई से मिलने गई थी, उपाध्यक्ष जी से मिलने गई थी। वहां पर अधिकारी पुराना काम है कोई ना कोई राई को पहाड़ बनाना। प्रदीप जी, आप तो वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिला देते हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या उस बैठक में राहुल गांधी जी थे? नहीं, उसमें नहीं थे। नहीं, आप तो मिलने गए थे, उसमें वो मौजूद थे, अभी आपने कहा। अरे तो चांस की बात है, यदि कहीं जा रही है, उन्होंने कहा मैं राहुल जी से मिलती चलूं। राहुल जी यहाँ पर भी चांस ही खेलते हैं आप मिलने में। ये कोई प्लान मीटिंग नहीं थी। वो पहुंची थी, उनका सब सम्मान करते हैं। सर सुनिए, उन्होंने उनसे बातचीत करी। उनका मेरी बात सुनिए। मुझे अगर अपने भाई से मिलना है ना, तो मैं फोन करूंगा कि क्या वो घर पर है कि नहीं है। नहीं, भाई से फोन करने की जरूरत नहीं होती। भाई से मिलने के लिए आदमी अचानक पहुंच जाता है। नहीं, अगर वो राजनेता सक्रिय कहीं भी बाहर हो सकते हैं ना, इसीलिए कह रहा हूं।
नहीं, मैं प्रदीप जी से जानना चाहूंगा कि क्या राहुल जी दिल्ली में थे उस समय या दिल्ली से बाहर थे? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। अब इतना मुझे सब ये आप तो इन्हीं से पूछिए, चैनल वालों से। मुझे तो अखबारों से पता लगा कि इस तरह की बैठक देश में ही थे, और उस टाइम उनकी बहन वरना क्यों पहुंचती, उनको ये उम्मीद थी कि वो वहां होंगे। चलिए प्रदीप जी, ये मान भी लेते हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला था और वो सदस्य हैं कांग्रेस की, वो बैठक ले सकती हैं, लेकिन प्रदीप जी दरअसल जो कहना चाहते हैं वो ये सबको समझना होगा। याद करिए, जब सीताराम केसरी जी हुआ करते थे कांग्रेस के अध्यक्ष, दरअसल ये जिस लेगेसी की बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस के शीर्ष पर नहीं बैठा हुआ हो तो पार्टी एक तरीके से बिखरने लगती है। पार्टी के चाहे जितने भी बड़े दिग्गज नेता क्यों नहीं हो, उनको एक चाहिए, जो एक धागा चाहिए, और वो धागे में पिरोकर ही पार्टी एक रह सकती है। ये बात साबित हो चुकी है। और वो गांधी परिवार से ही होना चाहिए। आप याद करिए, जब सीताराम केसरी जी के बाद सोनिया जी बनी थी, हर्षरंजन जी, मैं आपको यहाँ पे 2004 में 70 तक पहुंची थी पार्टी। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि प्रदीप जी ने कहीं जाना है वहां पर, दूसरे चैनल में, वहां पर भी इनकी बेबाक चर्चा होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई कांग्रेस, अगर गांधी नहीं नाम लगा होता, कोई दूसरा ऐसा नेता होता तो वो इस तरह से बैठक ले सकता था, इस तरह से राहुल गांधी के घर जाकर बैठक कर सकता था? ललित जी, जो प्रदीप जी कह नहीं पाए वो बताऊं मैं कि बेसिकली ये डेलीगेशन ऑफ पावर चल रहा है। 17 तारीख को कांग्रेस में महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। उस दिन पूरे साजो सम्मान से, हर्ष रंजन जी भी बता रहे थे कि किस ढंग से एक फिर से कांग्रेस परिवार का शख्स, जिस ढंग से सोनिया गांधी के पास डेलीगेशन पावर पहुंचा था सीताराम केसरी के रहते हुए, और सारे कांग्रेसी पहुंच गए थे सोनिया गांधी के घर, ठीक वही घटना उसी अंदाज में कांग्रेस महासमिति राहुल गांधी के लिए करने वाली है 17 तारीख को, जो नजर आ रहा है। तो उसके लिए तैयारी कैसे हो, और उसमें जो प्रियंका एक पैरेलल तरीके से देखी जा रही थी, उसको बताया जाए कि प्रियंका कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई समानांतर खड़ी नहीं है। इस महत्व को दर्शाने के लिए यह बैठक बुलाई गई समझ आ रही है, और जिसमें कहा जा रहा है कि बहन भी उसी अंदाज में अपने भाई को संवारने के लिए तैयार है। ऐसे कहें कि वो बेसिकली वो एक शादी की घोड़ी पे चढ़ने वाले हैं, और उस घोड़ी पे ले जाने के लिए जो मुहूर्त होता है, जो तमाम श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार किया जा रहा है कांग्रेसी तरफ से। और इसी वजह से प्रियंका के वहां पहुंचने को खुद कांग्रेसी नेता प्रचारित कर रहे हैं जी, और कोई नहीं कर रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि नहीं, कोई सक्रिय सदस्य नहीं है, कोई बड़ी नेता नहीं है, ये बता रहे हैं। मैं ये दोनों बात ये बता रहे हैं, यानी कुल मिलाकर अब राहुल गांधी के श्रृंगार की तैयारी, प्रियंका का सहारा है, राहुल के श्रृंगार की तैयारी है, और प्रियंका का सहारा। और प्रियंका, जो राहुल खुद कह रहे हैं कि अब ट्रंप कार्ड खेलना उनके लिए बाकी है, तो संभव है कि प्रियंका जो बहन है, जो हमेशा कंधे पे हाथ देके वो चलते हैं और ज्यादा आकर्षित करती है वो मतदाताओं को, तो हो सकता है राहुल का ट्रंप कार्ड यही बहन। जी, अनिता जी क्या कहेंगे, वाकई राहुल गांधी का वो ट्रंप कार्ड हो सकता है? बिल्कुल। तो क्या इससे कांग्रेस उभर पाएगी? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रियंका गांधी तो पहले भी रायबरेली में और राहुल जी के लिए कैंपेन करती रही है, माँ के लिए भी करती रही है, सोनिया गांधी जी के लिए। तो ठीक है, एक लोकसभा में फर्क पड़ना अलग बात हो सकती है। पूरे देश इस सब चीज को नहीं देखना चाहता, बहुत परिवारवाद को बहुत देख लिया, गांधी परिवार को देख लिया। अब देश चाहता है विकास, देश चाहता है भ्रष्टाचार समाप्त हो देश से, देश चाहता है बेरोजगारी दूर हो, देश ये सब चीजें चाहता है, ना कि ये सब कि कौन परिवार का व्यक्ति आ रहा है, कौन संभाल रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है। देश को चाहिए विकास, और जो भ्रष्टाचार को, और जनता जवाब मांगेगी इनसे कि भ्रष्टाचार कैसे हुआ, आपके समय में हुआ, आप ही के नेताओं ने किया। आप पर भी तो इल्जाम लगे हैं कितने, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, बंगारू लक्ष्मण साहब कैमरे में पैसे लेते पकड़े गए, फिर ताबूत घोटाला हुआ, कितने हुआ, सब इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा यूपीए गवर्नमेंट, यानी कि पैमाना होता है भ्रष्टाचार का, बिल्कुल होता है। 1.5 लाख करोड़ का घोटाला पूरे देश में, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होना चाहिए, पैमाना बदलता रहना चाहिए। जी सर, भ्रष्टाचार के लिए हमें देखिए, दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती चलती है, दोनों आपस में मिले हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और इस बात को आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी तरह एक्सपोज कर दिया। अब तो आप तो कांग्रेस से मिल गए, अब तो आप भी कांग्रेस से मिल गए, आपका भ्रष्टाचार अब दुनिया के सामने आएगा। आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था। नहीं, आपसे एक बात जानना चाहूंगा मुजफ्फर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने भ्रष्टाचार कर लिया, हम करेंगे भ्रष्टाचार। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने दिल्ली की गवर्नमेंट चलाने के लिए
कांग्रेस का सहारा लिया, यानी कि आप कहते हैं हमने सहारा नहीं दिया, उन्होंने आपको सहारा दिया अनकंडीशनल सपोर्ट के जरिए। ठीक है, अब लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रियंका गांधी जिस तरह से बैठक ले रही है और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस को उभार पाएगी, आप किस तरह से अपनी पार्टी को, क्योंकि आपकी भी तरफ से ये कहा गया है कि आप भी 15 से 20 राज्यों में लोकसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उठाएंगे, किस तरह से आप इनका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, हमारा बहुत सिंपल एजेंडा है और सीधे तौर पर हमने जनता के दरमियान जाने का फैसला किया है जी। और दिल्ली में भी आम आदमी तक हमने अपने आप को पहुंचाया है, घर घर जाकर के दस्तक दी है, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको सामने लेकर के आए हैं और गवर्नमेंट बनने के बाद 2 दिन के अंदर हमने वो करके दिखाया है। ये चीज कोई भी आज तक करके दिखा नहीं पाया है। बिल्कुल नहीं। और हमारा असल वादा तो नहीं किया है, अभी इंतजार करना बहुत जल्दी होगा, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बार बार ये आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं और कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं को अंदर डालेंगे, तो क्या लोकसभा के चुनाव से पहले दिल्ली के कुछ बड़े कांग्रेस और बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या आपका यही ट्रम्प कार्ड होने वाला है? अगर नहीं होगा तो फिर आपके तमाम चलिए राजेश सर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि राहुल गांधी की अगर ब्रांडिंग की बात की जाए और अब प्रियंका गांधी को भी जिस तरह से मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं नेता जो है कांग्रेस के वो प्रचार कर रहे हैं मीडिया में कि प्रियंका गांधी की बैठक हुई और ऐसी कोई औपचारिकता नहीं थी लेकिन फिर भी आ गया, आपको क्या लगता है कि प्रियंका को भी अब जरूरत पड़ेगी ब्रांडिंग की? ललित, पहले तो मैं जो प्रदीप जी बहुत कह रहे थे कि राहुल गांधी को ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ। वो बहुत सब लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन किन कारणों के वजह से जानते हैं वो एक बहुत डिबेटेबल इशू हो जाता है, बट जानते सब लोग हैं। अभी जो हम 500 करोड़ की बात कर रहे हैं ये बेसिकली किस लिए जाएगा कि जो इनकी नेगेटिव इमेज है उसको पॉजिटिव किया जाए। और अब जो बीच में अब प्रियंका जी का मुद्दा खड़ा हो रहा है, वही कांग्रेस के पास कोई और ट्रम्प कार्ड है नहीं जी। प्रियंका एक ऐसी गांधी फैमिली की एक वो मेंबर है जो पॉलिटिक्स से दूर रही हैं, बेदाग रही हैं, एटलीस्ट पब्लिक इमेज में। देखिए उनके पति पर लगा, उन पर नहीं लगा। अरे पति पत्नी को अलग कर दिया, नहीं अलग की बात। आरोप था प्रियंका पे, जो इन्हीं की सरकार ने, प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने शिमला में वो लैंडडील ऐसा ये आरोप जो प्रियंका पे था वो ये था जो प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने उसे खारिज किया। तो दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। बिल्कुल, इसलिए यानी कि आप मेरा दामन पाक साहब बताइए, मैं आपका दामन पाक साहब बताऊंगा। बिल्कुल प्रियंका गांधी पे भी आरोप आएगा क्योंकि उनके परिवार में हुआ है। देखिए अब क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, आरोप तो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर भी होंगे, उनमें क्या सच्चाई होगी, कब वो निकलेंगे। अभी जो मेजर मुद्दा है कि क्या प्रियंका और ये 500 करोड़ का जो हम बात कर रहे हैं ये राहुल की इमेज टर्न अराउंड कर पाएगी कि नहीं। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि प्रियंका को ये किस पोजीशन पे प्रोजेक्ट करते हैं। हर्षरंजन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी को जिस तरह से पेश किया जा रहा है और जिस तरह से बार बार ये कहा जाता है, और कांग्रेस का एक धड़ा भी ऐसा है जो बार बार कहता है कि प्रियंका गांधी को सीधे तौर पर राजनीति में लाया जाए, क्या लगता है कि अब राहुल गांधी अपने बहन के कंधों के सहारे कहीं ना कहीं पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी को ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के सभी नेता चाह ही रहे हैं कि वो आए, और अगर पार्टी आती है अगले चुनाव में जो इस साल होने वाले हैं मध्य में, तो अगर यूपीए की सरकार बनती है और राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट 17 जनवरी को एआईसीसी की बैठक में घोषित किया जाता है तो निश्चित तौर पर वो बन जाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या प्रियंका और राहुल के बीच में अगर हम देखें कि किसका मैंडेट ज्यादा है या कौन मेकओवर में आगे की ओर निकल रहा है, तो इसमें दो मत नहीं है कि प्रियंका उनसे कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि राहुल कई मामलों में कई बार इमेच्योर शो हो गए हैं और ये कांग्रेस के नेता भी दबे जुबान से स्वीकार करते हैं। भले वो बाहर ना बोले लेकिन वो स्वीकार करते हैं। और खास तौर पे जब आपका अभ्युदय हुआ है, आपने दिल्ली में सरकार बनाई है और एक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसे दरकिनार किया हुआ था। अब जब सरकार बन गई, 28 सीटें आ गई, तब दोनों पार्टियों की आंखें खुली हैं कि एक तीसरी शक्ति जो आम जनता की शक्ति है उभर के आई है। कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव में भी हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो अब 3 तरीके से निपटना पड़ेगा राहुल गांधी को। एक तो जो उनकी अपनी इमेज है उसे वो सुधारे, और इमेज सुधारने के बाद उसे जनता तक पहुंचाएं। तो
तो ये जो कंपनी पीआर की कंपनी है या जो पीआर के लोग काम करेंगे वो वही चीज को आगे पहुंचाएंगे। हाँ, उसमें थोड़ा वो मक्खन पॉलिश लगा सकते हैं, उसको शुगर कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी या कांग्रेस कोई सार्थक काम नहीं करेगी तो कोई पीआर एजेंसी उसको 360 डिग्री से उलट के नहीं कर सकती है। ये ठीक उसी तरीके से है जिसे कम्युनिकेशन की बातें हैं कि अगर कम्युनिकेशन में हमें कुछ कहना है तो हमारे कंटेंट को कोई पीआर एजेंसी ये तो बता सकती है कि आप जी ऐसे कहें तो ये बहुत बेहतर होगा, या फिर इस अंदाज में चले तो बेहतर होगा, तरीके से वो नहीं कह सकती। तो मकसद साफ है कि राहुल गांधी कई बार चूंकि इमेच्योर शो हो चुके हैं जनता के सामने भी, पार्टी के सामने भी, इस वजह से प्रियंका को अभी लाया गया। लेकिन एक बात मैं और कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि ये भूलना नहीं चाहिए कि जब 2004 में यूपीए की पहली सरकार बन रही थी, सोनिया गांधी लगभग प्रधानमंत्री बनने वाली थी और अंतिम समय में उन्होंने मनमोहन सिंह को आगे करके सबको चौंका दिया था अपने फैसले से। तो ये बात जाहिर सी बात है कि 17 जनवरी को जो फैसला होगा कि कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन हो, इसमें अगर कोई चौंकाने वाली बात सामने आए तो हमें बहुत आश्चर्य तब नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि राहुल गांधी बनेंगे, हो सकता है, सबकी इच्छा है कांग्रेस नेताओं की और यही अनुमान है, क्योंकि सर विकल्प तो होगा नहीं उनके पास कोई। हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी आ जाए उस दिन। जी अनीता जी, आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी कहा जा सकता है या फिर कहीं ना कहीं एक वार्निंग अलार्म जिसे कहते हैं वो कहा जा सकता है कि अगर आपने भी यूं ही ब्रांडिंग करते रहे और इस तरह की पीआर एजेंसीज के पास जाते रहे कि चलिए मोदी का बड़ा सा पोस्टर बना दिया जाए, किस अंदाज से चल रहे हैं, क्या वो करना है, अब आपने जिस तरह से ताल ठोकी है आपको भी लोगों के पास जाना पड़ेगा सीधा डायरेक्ट। ऐसा है कि हमें प्रियंका गांधी जी और राहुल से कोई खतरा नहीं है। प्रियंका आ जाए, सोनिया भी आ गई तो भी इस बात से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अभी हमें नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 3 स्टेट में जो हमें जनता ने स्वीकार किया है, तो इससे अब साबित हो जाता है कि अब प्रधानमंत्री का पद भी हमारे लिए दूर नहीं है। तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं हमारे नेता, हमारे लोग जुड़े हैं, हमारे वर्कर्स जुड़े हैं, तो और जुड़ भी रहे। और दिल्ली के अंदर भी हम लोग 32 सीटें पर आए, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए। कह रहे कि पीएम पद का जो एक तख्त है वो हमारे पास ही आ जाएगा। ये बहुत मुश्किल लग रहा है। बड़ा अच्छा स्पीच था विधानसभा के अंदर में, जो कहा गया था कि ख्वाब कुछ और होता है और ख्वाब को किस्मत पे कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नरेंद्र मोदी भी फासले पर हैं, दूर पे हैं, और उस फासले के बीच में आप जाकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जाके खड़ी हो गई है, और उसको कैसे किनारे कर पाते हैं। जो एक कनेक्टिविटी है आम इंसान से, जो भी आप थोड़ी देर पहले अनीता जी से पूछ रहे थे कि आम वो जुड़ाव का कोई प्लान है नहीं आपके पास, या सिर्फ एक विचारधारा है, या फिर हमारे पास विचारधारा भी है, आम लोगों से जुड़ने उस प्लान पे कम काम हो रहा है। अनीता जी, अब जैसे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे आप राहुल गांधी से कितनी मुलाकात हुई प्रदीप जी की, अनीता जी कितने दिन मुलाकात हुई है इनकी नरेंद्र मोदी से, ये पूछिए। कितने पत्रकार वार्ताएं नरेंद्र मोदी की हुई है, नहीं के बराबर हुई है, पब्लिक नहीं के बराबर। अब आप बताइए। ऐसा है, मेरी हमारे यहाँ जो भी स्पोक पर्सन होते हैं वही जाते हैं मीडिया में, और मोदी जी हमेशा जब भी मीडिया वाले बुलाते हैं जाते ही हैं, और हमारे वर्कर्स आम पब्लिक से जुड़ना चाहते हैं। आप कह रहे हो ना, आम आदमी से हमें कोई खतरा नहीं है। आम आदमी पार्टी क्योंकि खुद भी एक भ्रष्टाचारियों को समर्थन से चल रही है। उन्होंने 2 वादे दिल्ली की जनता के बीच में किए, दोनों पूरे नहीं किए। ना तो बिजली मिली लोगों को, आज पीने का पानी के लिए लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो कौन सा वादा पूरा किया है? अभी थोड़े दिन बाद ही आम आदमी की पोल खुलने वाली है। देखिए, ऐसा है आपके पास कोई सबूत है? अभी इनको डर लगने लगा है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने के बाद मोदी जी का जो जादू चल रहा था देश में वो ठंडा पड़ गया, चला है, और वो चलने वाला है नहीं, राजस्थान छत्तीसगढ़ में ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। और आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों तक पहुंच रही है, और हमारे सारे लोग उसमें लगे। जहां तक लगता है ब्रांडिंग बीजेपी को भी और कांग्रेस को थोड़े से टिप आम आदमी से लेने चाहिए। उनका स्पेंड ना के बराबर था। उन्होंने, अगर वो कहते हैं ना एक नदी बह रही है तो हमने भी डुबकी लगा ली, कांग्रेस और बीजेपी की ब्रांडिंग हो रही थी, उसके बीच में उन्होंने अपने आप को कैसे पोजीशन किया और कैसे एडवांटेज लिया। अगर आप मीडिया देखते हैं, मीडिया एनालिसिस करिए, इन लोगों की फुटेज टेलीविजन पे, आप आदमी की, इन लोगों की प्रिंट में, इन लोगों की डिजिटल मीडिया में इतनी ज्यादा विदाउट इन्वेस्टमेंट हुई है। ये चीजें आई थिंक बीजेपी और कांग्रेस को सीखनी चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इनको सीखनी चाहिए कि हम मैसेजिंग क्या कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी,
हर्षरंजन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है अब किस तरह से देखा जाएगा? क्या मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, या प्रियंका गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, या आप वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, या फिर 4 का मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप पार्टी, आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने जा रही है। और दरअसल ये भूमिका आम आदमी पार्टी निभाने नहीं जा रही है। ये जो जनता की आंखें खोलने का काम हुआ है पहली बार, चाहे वो जो भी पार्टी करे, आम आदमी पार्टी ने किया इस बार, लेकिन आम जनता की आंखें खुली है कि वो बेझिझक बिना पैसे के, बिना हथियार के वोट डाल सकता है और उसको वोट डाल सकता है जो जिसको वो चाहे। अगर आज से पहले 10-20 साल पहले के चुनाव को हम देखें तो एक ट्रेंड होता था कि एक गांव का वोट पूरे गांव को जाता था, परिवार के हेड ने जिसको कह दिया पूरा परिवार उसी को वोट देता था। आज जनाब आपके घर में आपका टेलीविजन चैनल आपके हिसाब से नहीं चलता, बच्चे अलग चैनल देखते हैं रिमोट दबा के, सोच बदल गई है, सोच बदल गई है। को नहीं देंगे। तो ये डिजिटलाइजेशन के एज में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसपे सारी पार्टियों को लगना होगा, और वो लगे हुए हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस की बेशक अभी बात चल रही है कि 500 करोड़ रुपए में वो मेकओवर कर रहे हैं, लेकिन अगर इन सारे खर्चों को देखा जाए कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी कितना खर्च कर रही है तो कहीं उससे ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अनीता जी से यहां एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूं संक्षेप में, वो ये है कि नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार होकर सबका मनोरथ तो यही है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन अगर एक स्थिति ऐसी आती है कि बीजेपी को पूरी सीटें नहीं आती कि वो प्रधानमंत्री खुद से बनाए और एक मिली जुली सरकार गठबंधन की बनती है, एनडीए की बनती है, और दूसरे कई प्रमुख पार्टियों का उसमें जो एनडीए के हिस्सा है उससे मदद लेनी पड़ती है, और अगर उनकी आपत्ति हो कि भाई हम बीजेपी का प्रधानमंत्री तो बनाएंगे लेकिन मोदी जी को हम नहीं बनाएंगे, तो ऐसे में क्या बीजेपी किसी और को प्रधानमंत्री के लिए उस समय आगे बढ़ा देगी, या नरेंद्र मोदी के नाम पे वो बोलेगी कि नहीं जी अगर बनाना है तो इनको बनाइए, नहीं तो हम विपक्ष में बैठेंगे और चुनाव दोबारा कराइए? अनीता जी, जो अभी 4 स्टेट के जो चुनाव हुए हैं, जनता ने हमको जो जनमत दिया है उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जैसा कि आपने कहा, जैसे समीकरण की बात कही, वो समीकरण देश जो जनता, जब जनार्दन का जो फैसला होगा जनता का, उसके आधार पर फैसला होगा। मैं पार्टी के फैसले की बात कर रहा हूं। देखिए, राजनीति तो आप इंकार नहीं कर सकती कि गणित का खेल है और संभावनाओं का खेल है। अगर कहीं कोई ऐसी संभावना बनती है कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है दूसरे दलों का सहयोग लेकर, लेकिन दूसरे दल ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हम प्रधानमंत्री पद तो देंगे लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं, तो क्या बीजेपी उनका साथ देगी और सरकार नहीं बनाएगी? एनडीए की गवर्नमेंट भी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितनी सारी पार्टियों को लेकर एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, उस समय जो भी फैसला होगा, चलिए ये तो लोकसभा के चुनावों के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन प्रधानमंत्री बनता है। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा फाइनल कमेंट, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आपको क्या लगता है, पैसा खर्च करने से, प्रियंका गांधी के आने से या नरेंद्र मोदी के आने से, क्या जनता के जो मुद्दे हैं वो वाकई मुद्दे होंगे इन चुनावों में? ललित जी, 2004 की बात कर रहा था, इंडिया शाइनिंग आया था, उससे बेहतर कभी पैसा खर्च नहीं किया गया जनता को वोट में। वाजपेयी सरकार का क्या हर्ष हुआ वो देखिए। 2009 में कांग्रेस ने उतना पैसा नहीं खर्च किया था कैंपेन उसी डर से, लेकिन वो वापस आ गई। वो आप देखिए, तभी कांग्रेस को भी नहीं पूरा पता था। तीसरी बात जो कह रहा हूं, मुद्दे के लिए वाकई कनेक्टिविटी चाहिए, कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो जनता से कनेक्टिविटी। मैं तो 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि हम सत्ता का केंद्र विकेंद्रीकरण करके आम आदमी के हाथ में देना चाहते हैं, ये हमारा पहले दिन से फैसला है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो महंगाई का मुद्दा था उस पर आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया कि महंगाई कैसे कम की। जी, आपके क्या मुद्दे होंगे कि आप ब्रांडिंग में खर्च करते रहेंगे और नरेंद्र मोदी को प्रमोट करते रहेंगे, या फिर आम आदमी का मुद्दा भी होगा? आम आदमी का भी मुद्दा होगा, महंगाई दूर करने का मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना होगी। राजेश सर, आप सी बहुत क्लियरली आप अगर प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट कर लेते हैं आगे, तो जितनी भी पार्टीज हैं, आप हैं, बीजेपी हैं, बाकी भी पार्टीज हैं, उनको थोड़ी दिक्कत तो होगी। जी, और हर्षरंजन सर, क्या वाकई इस लोकसभा चुनाव में ब्रांडिंग ही चलती रहेगी या आम मुद्दे
जो पब्लिक है जिससे वो त्रस्त है वो मुद्दे भी उठाए जाएंगे या फिर पोस्टर ही छपते रहेंगे, ये आ रहा है वो आ रहा है वो जा रहा है? पार्टियां दोनों काम करेंगी, दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक के तौर पे हमें देखना चाहिए। और आजकल सारी राजनीतिक पार्टियां इस चीज से अवेयर हैं कि पहले तो वो काम करें और उन्होंने क्या काम किया इसे जनता तक कैसे पहुंचाएं। ये तो जनता तक किस तरह से ये काम पहुंचाया जाए, ये इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर नेताओं ने अच्छा काम किया है तो वो जीत हासिल करेंगे, उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी, या फिर अगर ब्रांडिंग में भी वो वक्त बिताते रहे तो फिर ये कहना मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी और सत्ता में कौन आएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बेबाक बहस में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए